हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। तो क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश क्या होता है। उस विकिरण को प्रकाश कहते हैं जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित करता है का मतलब किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं? उस विकिरण को प्रकाश कहते हैं जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित का मतलब किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। अब देखिए प्रकाश में कुछ पॉइंट्स और हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखता परंतु किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो प्रकाश होता है ना, वो हमारी आंखों से दिखता नहीं है परंतु किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक है, हम लोग अपनी आंखों से प्रकाश को नहीं देख सकते। कोई पूछेगा कि हम लोग अपनी आंखों से प्रकाश को देख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, हम लोग अपनी आंखों से प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, परंतु प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश सरल रेखा में गतिमान करता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? सरल रेखा में गतिमान करता है। जैसे हम लोग टॉर्च बारते हैं तो टॉर्च कहीं भी घुमाते हैं तब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, टॉर्च मान लीजिए कि टॉर्च है, टॉर्च को हम बारें तो प्रकाश सीधी रेखा में जाएगी, इधर भी घुमाएं तो सीधी रेखा में जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या? प्रकाश जो चलता है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला है हम लोगों का प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चल देती है। ठीक है, प्रकाश एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय कर लेती है। ठीक है, अब देखिए अगला है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। क्या? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ये ऑप्शन में पूछता है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। ठीक है, प्रकाश समझ में आया? उस विकिरण को प्रकाश कहते हैं जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ये टॉपिक याद रखिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान करती है। ठीक है, आप प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलती है। और लास्ट पॉइंट है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब जानेंगे हमारा टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, देखिए अब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक है, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। क्या होता है? वापस लौट जाता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जैसे देखिए
ये एक चिकना तल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक चिकना तल है, ठीक है। अब लाते हैं हम प्रकाश की किरण इस पर। तो देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, आती आती जब चिकने तल पर गिरेगी ना तो यहाँ से परावर्तन होगा, ठीक है। चिकने तल पर गिरेगी तो इसका जो भाग होगा ना यहाँ से परावर्तन होके इसी तरह यानी उसी ओर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की किरण यहाँ आई, आकर यहाँ से सीधे चली गई, ठीक है। तो जो आई ना उसे कहेंगे आपतित किरण, क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। देखो जो आई उसे कहेंगे आपतित किरण, और जो गई ना उसे कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। अब देखिए अगर इसके बीच में हम एक अभिलंब खींच दें ना, एक रेखा खींच दें अगर इसके बीच में, तो ये हम लोग को कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। अब देखिए जो आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच का कोण बनता है ना उसे कहते हैं आई, ठीक है। क्या कहते हैं, आई। आज जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बनता है उसे कहते हैं आर, ठीक है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो देखिए एक चिकना तल है, इस चिकने तल पर एक प्रकाश आपतित हुई, तो एक प्रकाश जब आपतित हुई ना तो ये चिकने तल पर टकरा के देखिए उसी माध्यम यानी उसी माध्यम में वापस लौट गई, ऊपर से आई थी अब ऊपर ही भाग गई, तो ठीक है। तो इस क्रिया को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन उसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन, देखिए चित्र की सहायता से समझिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा देखिए इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। यह नियम दो होता है, यह नियम दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए पहला कौन होता है, पहला ये होता है ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल में स्थित है कि ना, तीनों एक ही तल में स्थित है, क्योंकि जो आपतित किरण है आज जो परावर्तित किरण है आज जो इस पर अभिलंब खींचे तीनों एक ही जगह स्थित है, ठीक है। तो पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। समझ में आया। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। और दूसरा का नियम क्या है, दूसरा नियम ये है ना कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये जो आया है किरण ना, यहाँ जो कोण बना है इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन कोण। जो गया है ना यहाँ इसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है।
तो देखिए दूसरा नियम ही है कि जो आपतन कोण होता है ना वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे देखिए आपतन कोण है आई, परावर्तन कोण है आर, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, समझ में आया। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम समझ में आए। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखिए किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, क्या किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर टकराती हैं तो वो बिंदु पहले बिंदु का इमेज कहलाता है। इमेज यानी प्रतिबिंब। तो देखिए किसे कहते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर जाकर टकराती हैं तो वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर जाकर टकराते हैं, किसी अन्य बिंदु पर जाकर टकराते हैं तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आया। देखिए किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर जाकर टकराती हैं तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मिरर यानी दर्पण यानी शीशा, मैं शीशा में अपना फेस देख रहा हूँ, तो मैं शीशा में जब अपना फेस देख रहा हूँ तो जो शीशा के अंदर मेरा फेस का प्रतिबिंब बन रहा है ना वो कहलाएगा मेरा प्रतिबिंब। ठीक है, जो शीशा के अंदर जो चित्र बन रहा है वो कहलाएगा मेरा प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब का डिफिनीशन भी समझ में आ गया। अब देखिए प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहले जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं ना कि मान लीजिए किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है ना वह कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहलाता है, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसी कहते हैं? किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? फिर से देख लीजिए। किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर देखा जा सकता है। समझ में आ गया वास्तविक प्रतिबिंब? अब बढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब पर। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, आभासी प्रतिबिंब दूसरा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में अगर नहीं मिलेंगे ना तो वह कहलाएंगी आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, क्या? किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में नहीं मिलती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं वहां अगर वो वास्तविक प्रतिबिंब न बनाए तो वह कहलाएगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अगर वो वास्तव में ना मिले तो कहलाएगा क्या? आभासी प्रतिबिंब। फिर से सुन लीजिए कि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में नहीं मिलेंगी ना तो वो कहलाएगा आभासी प्रतिबिंब। देखो, आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, यानी पर्दे पर इसे हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर हम लोग नहीं देख सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, जब पर्दे पर इसे नहीं देख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं भाई? इसका हम लोग फोटो ले सकते हैं। इसका फोटो ले सकते हैं। समझ में आ गया? इसका फोटो ले सकते हैं। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब समझ में आ गया और वास्तविक प्रतिबिंब भी समझ में आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण।
यानी गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं गोलीय दर्पण पर। अगला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। क्या, जो गोलीय दर्पण होता है ना, वो कांच के खोखले का काटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तरफ पारे और लाल ऑक्साइड की कलई की होती है। ठीक है, क्या गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का, एक खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, काटा हुआ भाग होता है, होता है। ठीक है, जिसके जिसके एक पृष्ठ पर, जिसके एक पृष्ठ पर पारे तथा लाल ऑक्साइड की इनकी कलई की जाती है, कलई की जाती है। ठीक है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है। अब देखिए, ये एक गोला है। ठीक है, ये गोला है, गोला का एक सेंटर होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये गोले को ना, ये गोला पूरा खोखला है। ठीक है, ये खोखले गोले को अगर हम एक जगह से काट दें, ठीक है, खोखले गोले को एक जगह से काट दें, इसको इस तरह एक तरह से कलई कर दें। ठीक है, एक तरफ से क्या कर दें, कलई कर दें, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। देखिए, जिसके ऊपरी सतह पर कलई की जाती है ना, वो कहलाता है अवतल दर्पण। तो ये वाला दर्पण, जो ये वाला मिरर होगा ना, ये कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, ये वाला भाग कहलाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इसके अंदर कलई कर दें, तब अगर हम इसके अंदर कलई कर दें, तब तो अगर हम इसके अंदर कलई करेंगे ना, तो ये वाला भाग कहलाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अब देखिए, मान लीजिए कि इसमें से कोई एक उठा लेते हैं, मान लीजिए अवतल दर्पण उठा लेते हैं इसमें से। ठीक है, अवतल दर्पण उठा लिए इसमें से, ठीक है ना। अब देखिए, अवतल दर्पण उठा लिए तो इसका सेंटर भी तो था, सेंटर था ना भाई, तभी ना इतना एक वृत्त बना था, सेंटर था इसका। ठीक है, तो अब देखिए, यहां से ना एक रेखा इस सेंटर से होती हुई जो जाएगी, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या नाम होता है, मुख्य अक्ष। इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। और जहां ये मिरर पकड़ती है ना, इसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। इसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्रुव। इसे पी से दर्शाते हैं। अब देखिए, इसे कहते हैं सेंटर यानी सी। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, सेंटर, सेंटर यानी सी। अब देखिए, जो सेंटर होता है ना, और जो पोल होता है यानी ध्रुव, जो सेंटर, सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, इसे कहेंगे वक्रता केंद्र। अब देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो बनेगा उसे कहेंगे फोकस, इसे कहेंगे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे डिनोट करते हैं एफ से। इसे क्या डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब देखिए कि जो फोकस होता है ना, जो मुख्य फोकस होता है, ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। क्या, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो देखिए, मुख्य फोकस है, आई ध्रुव है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल एफ से। ई का कहलाएगा फोकस दूरी। ठीक है,
क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। समझ में आया? और एक बात और ध्यान रखिए कि जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र और जो ध्रुव होता है, इसके बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। समझ में आया? क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो फोकस दूरी है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या? जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ से एक स्टार बना लीजिए कि जो फोकस दूरी होती है ना, क्या होती है? जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब आधी होती है तो भाई देखिए, फोकस दूरी का है, वक्रता त्रिज्या की आधी है, तो इसे हम लिख सकते हैं F=R/2। आइए बन गया हम लोगों का यहाँ से एक फार्मूला जो हम लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। ठीक है, तो आज आपको गोलीय दर्पण समझ में आया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है। ठीक है, तो आज का क्लास समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।